Hello everyone. First of all, congratulations to all those who have cleared prelims this year. तो ये टाइम है पूरा जी जान लगा देने का. At the same time, those who fail to get through must not feel disheartened. बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Just pull up your socks. फोकस कीजिए आपके कौन से वीकर एरियाज थे, क्या प्रॉब्लम्स रहीं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए. एंड माइंड इट डजंट मैटर यूपीएससी ने कैसा टफ पेपर किया, तो इन बातों पे हमारा कंट्रोल नहीं है. तो प्लीज़ इन कंट्रोवर्सी से बाहर आ जाइए. आपको अपने आप को ही इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि यूपीएससी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर क्यों ना बनाए, हमारा क्लियर होना चाहिए. और बेटा आप लोगों के लिए स्पेशली एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स को अच्छे से तैयार कीजिए, बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली यू आर टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस टू. मेंस पर भी आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है. बिकॉज ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी तो जस्ट प्रीलिम्स इससे नहीं हुआ है तो अगले साल मुझे प्रीलिम्स पे पूरा जोर लगा के प्रीलिम्स क्लियर करना है. माइंड इट, हमारा जो मेन मोटो है वो यूपीएससी में रैंक लाने का है, सिंपली प्रीलिम्स को क्लियर करने का नहीं है. तो आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है. जो लोग नहीं इस साल हो पाए हैं क्लियर प्रीलिम्स में, आपको प्रीलिम्स पे फोकस करते करते मेंस को साथ लेकर चलना है. राइट? मेरा क्या मकसद है आपके साथ आज इंटरेक्शन करने का, वो है मेंस मिशन 2023. मैं आपको असिस्ट करना चाहती हूँ आपकी मेंस की प्रिपरेशन में. और इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ लेकर आई हूँ जनरल स्टडीज पेपर 4, दैट इज रिगार्डिंग एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. हम पेपर 4 की बात सबसे पहले करेंगे. वाई पेपर 4? बिकॉज बेटा पेपर 1, 2, 3 एक तरह से एक्सटेंशन है आपके जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के सिलेबस की, जहाँ पे आपका एक बेस ऑलरेडी तैयार है. आपको करंट अफेयर के साथ रिलेट करते हुए एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इवेल्युएशन, एनालिसिस विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड वर्ड डिमांड वो आपको प्रेजेंट करना है. नो डाउट इट्स अगेन नॉट दैट एन ईजी जॉब. बट पेपर 4 जो है बेटा, यहाँ पे कैंडिडेट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज उनके पास इसके साथ रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं होता है. बिकॉज पेपर 4 में इट्स मोर ऑफ योर साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि सभी कैंडिडेट्स के साथ नहीं होते हैं. इस वजह से आई थॉट कि पेपर 4 के साथ शुरू किया जाए. यहाँ पे मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच आपके साथ स्टार्ट करते हुए आई विल रीच अप टू क्वेश्चन एनालिसिस. क्वेश्चन कैसे लिखने जाते हैं, कैसे मॉडल आंसर्स आपको करने चाहिए, यहाँ तक मैं आपको लेके जाऊंगी. पीवाईक्यूज में हम पुराने क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे. और यहाँ पे मैंने जो प्रॉब्लम देखा है बेटा वो कैंडिडेट्स के साथ है, वो ये है कि उनको लगता है कि जैसे अभी तक का ट्रेंड है, अगर हम पिछले क्वेश्चंस को देखें तो मोर ऑफ द इम्प्लाइड कंपोनेंट, ज़्यादातर आपको इम्प्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और इस वजह से कैंडिडेट्स जनरली आपका जो सिलेबस का कंपोनेंट है, जो बेसिक पार्ट है, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. उनको लगता है कि ये तो डायरेक्टली पूछा ही नहीं जाता, जो कि बिल्कुल गलत है. पूछा भी जाता है. सेकेंडली, जब तक आपको किसी भी चीज़ का बेस ही नहीं पता तब तक आपको इम्प्लाई कैसे कर सकते हैं, इम्प्लीकेट कैसे कर सकते हैं. तो हम हर एक टॉपिक की बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके, उसकी थ्योरीज, उसके साथ रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं वो सबको डिस्कस करते हुए फिर हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके साथ फर्दर एडिशन करेंगे अपने कंटेंट में, और इसके साथ उसको इम्प्लीकेट भी करेंगे हमारे आंसर्स के साथ. देखिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप विद द टॉपिक दैट इज एटीट्यूड. एटीट्यूड के साथ में स्टार्ट करने जा रही हूँ. हमारे सिलेबस में है कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, और इसके साथ इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट्स एंड बिहेवियर. तो ये जो कंपोनेंट है आपका, इट्स इन्फ्लुएंस, ये ज़्यादा हावी रहता है हमारे एग्जाम के अंदर. एक दो क्वेश्चन जस्ट सिंपली देखते हैं अभी हम. जैसे कि आपका 2021 का क्वेश्चन है, एटीट्यूड एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो एटीट्यूड आपकी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. हाउ टू बिल्ड अ सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर पब्लिक सर्वेंट. तो कैसे बिल्ट अप करना है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन की बात कर रहा है बेटा, और ये फॉर्मेशन नो डाउट इम्प्लाइड है इन द केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट. बट अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं. इस वजह से बहुत जल्दी में कभी नहीं चलना है हमको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसीडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस
नाउ व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन, तो अगर आप फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कर लेंगे बेटा तो डेफिनेटली उसी को हम यूज कर पाएंगे पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर। तो इस वजह से हमें बेसिक्स अच्छे से करने हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन 2020 का है, फोकस है बेसिकली हेटेड। हेटेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम एंड कॉन्शियंस दैट कैन पॉइजन अ नेशन स्पिरिट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर। तो ऑब्वियसली हेटेड इज अ डिस्ट्रक्शन बेसिकली ऑफ अ पर्सन्स विजडम। तो यहाँ पे आपके जो प्रेजुडिस जो हम फॉर्म करते हैं दैट इज अगेन अ कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड, है ना। नेगेटिव एटीट्यूड को हम जो है वो प्रेजुडिस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन उस एरिया के साथ रिलेट करता है, तो आपको उसके बेसिक्स के बारे में क्लैरिटी होनी जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशंस कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ, तो यहाँ पे परसुएसिव कम्युनिकेशन की बात ज्यादा है और फोकस इंप्लीकेशन के साथ है स्वच्छ भारत अभियान का। तो परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या होती है, अगर आपको ये पता होगा तभी आप उसको यूज कर पाएंगे इन द एरिया ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आप समझ पाए होंगे मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। उसमें कैसे आपको लिखना चाहिए, पूरा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वर्ड लिमिट के अंदर कैसे चीज़ों को फिक्स करना है, ये सब हम बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड की अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें बेटा, अकॉर्डिंग टू बैरन, एटीट्यूड इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ features of social or physical world including evaluation of those features that are stored in memory। तो अब आपको की टर्म्स के ऊपर फोकस करना है। बैरन जो है बहुत ही प्रोफाउंड आपका एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है, इसका नाम जरूर लर्न कर लीजिएगा। आपके आंसर्स अगर बिगिन करते हैं किसी डेफिनेशन के साथ और अगर आप वहाँ पे किसी पर्सन को जो रिलेटेड है रेफर भी कर सके तो आई होप आपका एक एडिशनल मार्क तो डेफिनेटली होता ही होता है, राइट। तो अब एटीट्यूड है क्या? एज पर बैरन दीज आर द मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये आप इसको मेंटली कैरी करते हो। और किस चीज की मेंटल रिप्रेजेंटेशन है? सोशल वर्ल्ड की, फिजिकल वर्ल्ड की, जो भी उसको सराउंड करता है। और उस रिप्रेजेंटेशन को आप क्या करते हो? इवैल्यूएट करते हो, उनकी इवैल्यूएशन है। और क्या? ऑफ दोज फीचर्स, कहां से वो इवैल्यूएशन आती है और कहां पे रखी जाती है? दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। वो सभी फीचर्स, तो आपके एटीट्यूड क्या है? दीज आर योर मेंटल रिप्रेजेंटेशन, दीज कैन बी फाउंड अबाउट एनीथिंग सराउंडिंग यू। और ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हो? इवैल्यूएशन करते हो, इवैल्यूएशन करते हो रिगार्डिंग योर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। और ये इवैल्यूएशन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, आपकी लर्निंग से, वहां से आती हैं और इस तरह से फिर आप उसको मेंटली इंटरनलाइज करते हो। नाउ दिस इज व्हाट द एटीट्यूड इज एज पर बैरन। एक और डेफिनेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्रेच एंड क्रैचफील्ड। एटीट्यूड इज एन इंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ motivational, emotional, perceptual and cognitive processes with reference to some aspect of individual's world। It's a wonderful definition। काफी चीजें कंसाइज हैं इसके अंदर। क्रेच एंड क्रैचमर क्या कह रहे हैं कि एटीट्यूड्स क्या हैं? दीज आर इंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जस्ट एकदम से फॉर्म हुई और खत्म हो गई, राइट। तो इस तरह से ये वोलेटाइल नहीं है, दीज आर इंड्योरिंग, ये बहुत देर तक चलती हैं, इंड्योर करती हैं। और यहाँ पे आपने जो भी अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को लेके रिप्रेजेंटेशंस बनाई हैं उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा होता है। सो दीज आर द मेंटल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस, इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और उसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं? ऑफ मोटिवेशनल, इमोशनल, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, सभी प्रोसेसेस हैं। क्योंकि हम कैब मॉडल भी करते हैं तो कैब में कॉग्निशंस की बात आती है ना। तो मोटिवेशनल, इमोशनल, यहाँ पे हम कैब के अंदर क्या अफेक्टिव की बात करते हैं, जो कि मैं लेटर ऑन आई विल डिस्कस विद यू पीपल। तो यहाँ पे क्रेच कह रहे हैं कि इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि मोटिवेशनल, इमोशनल, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव सभी प्रोसेसेस आते हैं। और किसके साथ रिलेट करते हो? विद रेफरेंस टू सम एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स वर्ल्ड। ये सारी चीजों से क्या करते हो आप? अपनी सराउंडिंग, जितने भी आपके दुनिया की कुछ भी एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को लेके, लेट्स से whether you what's your attitude relating to tea,
है ना, चाय के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, किसी पर्टिकुलर कलर के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, यहाँ से लेके आपके ब्रॉडर एटीट्यूड टुवर्ड्स लेट्स से कि टुवर्ड्स योर नेशन, आपने नेशन के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, टुवर्ड्स योर नेबरिंग नेशन उनके बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, तो यहाँ तक। सो एटीट्यूड कैन बी एज मीनियल एज स्मॉल, एक तक छोटे सा किसी चीज के बारे में भी एटीट्यूड हो सकता है कि आप किस कलर का अपने रूम में टेबल लेना पसंद करेंगे, है ना, तो उसके बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, कुछ भी, है ना, कौन सा सब्जेक्ट उसके बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, व्हाट इज दैट मींस हाउ डू यू इवैल्यूएट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इतनी छोटी सी चीज से लेके कोई बहुत बड़े एरिया को लेके योर एटीट्यूड रिगार्डिंग यूएन, फंक्शनिंग ऑफ यूएन, है ना, फंक्शनिंग ऑफ नेटो, ये भी हो सकता है। तो जब कभी भी आप अपने सराउंडिंग वर्ल्ड को इवैल्यूएट करते हो, किस टर्म में, कौन कौन से कंपोनेंट्स, मोटिवेशनल, इमोशनल, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, ये सभी प्रोसेसेस की मदद से जब कभी भी आप उसको इवैल्यूएट करते हो, मेंटली रिप्रेजेंट करते हो, वो इंड्यूरिंग हो जाते हैं। तो इसी के लिए हम एक सिंगल टर्म यूज कर सकते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज योर एटीट्यूड, राइट। Now, Sharif and Sharif describe the following characteristics of attitude. तो इन सब दो डेफिनेशंस बहुत होती हैं आपको समझने के लिए, लर्न करने के लिए। ये डेफिनेशन पसंद आती है, इनको लर्न कर लीजिए, कुछ और अच्छी लगती हैं, यू कैन कीप दोज डेफिनेशंस, बट क्रक्स उनका यही होगा जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और इनको लेके कुछ कीवर्ड्स हम निकालते हैं और रेफर करते हैं अगेन शरीफ एंड शरीफ को कि उन्होंने क्या बताया है कि जनरली एटीट्यूड के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये है हमारे, फर्स्ट इज एटीट्यूड्स आर इंड्योरिंग एंड नॉट सब्जेक्ट टू इजी चेंज। हम ये नहीं कह सकते कि एटीट्यूड में चेंजेस नहीं हो सकती, चेंजेस हो सकती हैं बट इजी चेंजेस नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी चीज को लेके आज मेरा एटीट्यूड है और कल वो गायब हो गया। अगर ऐसा है तो दीज कैन बी योर सिंपल प्रेफरेंसेस बट दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर बिल्ट इन सिस्टम ऑफ एटीट्यूड। वो एटीट्यूड अभी फॉर्म नहीं हुआ है, जस्ट आप कोई थॉट दे रहे हो किसी चीज को लेके। तो ऐसा हो सकता है कि आज मैंने किसी चीज के बारे में कुछ बोला, कल कुछ और बोला, परसों कुछ और बोला। इतना फास्ट कभी भी आपके अंदर एटीट्यूड के अंदर चेंजेस नहीं आती हैं। सो इस वजह से सबसे पहली बात ही जो शरीफ एंड शरीफ कह रहे हैं वो क्या है कि दीज आर इंड्यूरिंग एंड नॉट सब्जेक्ट टू इजी चेंज। एटीट्यूड कैन बी फॉर्म्ड अबाउट, दूसरा क्या है, एटीट्यूड किसी के भी बारे में बन सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो, इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, कोई भी वस्तु हो, किसी भी चीज के बारे में आप एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हो, राइट। वही बात, कोई छोटी से छोटी चीज, आप कॉफी के बारे में, चाय के बारे में, कलर के बारे में, टेबल के बारे में, रूम के बारे में, है ना, और किसी व्यक्ति के बारे में, हाँ, योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, योर सीएम ऑफ योर स्टेट, एनीथिंग, एनीबडी, योर फ्रेंड और आपके पेरेंट्स, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में आप अपना एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हो। देन थर्ड इज एटीट्यूड्स आर नॉट इनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लर्नड। वी आर नॉट बॉर्न विद एटीट्यूड। अभी तक ऐसा कोई हेरिडिटरी एस्पेक्ट नहीं आया है। हाँ, कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर को लेके बातें की जाती हैं, लेकिन ओवरऑल हम कभी ये नहीं कह सकते कि पर्सन इज बॉर्न विद अ पर्टिकुलर एटीट्यूड, कि बाय बर्थ ही आप डेमोक्रेट हैं, बाय बर्थ ही आप कंजर्वेटिव हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। एटीट्यूड्स आर जनरली फॉर्म्ड कहाँ से, आपके मेंटल सेटअप से, और वो मेंटल सेटअप में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, परसेप्चुअल प्रोसेसेस हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं ये, हम इनके साथ पैदा नहीं हुए हैं, दैट आर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। तो ये सब हमारे सराउंडिंग से ही आए हैं, राइट। तो इस वजह से दीज कैन नेवर बी इनेट। फोर्थ इज एटीट्यूड हैव मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये सेंटेंस हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करता है, बिकॉज एटीट्यूड आपको, एटीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिहेवियरल, कोग्निटिव कंपोनेंट, है ना। तो एटीट्यूड आपको बिहेव करने के लिए, एक पर्टिकुलर एक्शन को लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, बिकॉज जिस पर्टिकुलर चीज के लिए मेरे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, आई वांट टू गेट दैट थिंग, तो मैं उसके प्रो होंगी, आई वांट टू अचीव दैट, मैं उसकी तरफ जाऊंगी। और जिस चीज के लिए मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, आई जस्ट वांट टू अवॉइड दैट, तो वहां पे एक्शन टेंडेंसीज भी बीच में आ जाती हैं। तो इस तरह से एटीट्यूड के अंदर मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। Next is attitude predisposes the bearer to behave in a particular way. Again very very important sentence बेटा। Motivational property है आपके behavior में, और ये आपको predispose is what? You are already planned, you are already prepared to behave in a particular way. हम situation में पहले से ही तैयार होते हैं कि हमें कैसे इसको deal करना है, that is called predispositions. Let's say कि I am hardcore vegetarian, तो whenever like something, some discussion is relating to your pro non vegetarianism or something like this, है ना, so
ऑटोमेटिकली आई विल टेक माई स्टैंड बिफोर, मैं पहले से ही तैयार हो जाऊंगी बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, राइट? सो माई एटीट्यूड of having like very strong pro-vegetarianism will predispose me to have an anti-stance against non-vegetarianism, right? तो इसी वजह से एटीट्यूड हमें मतलब अपनी सराउंडिंग में इनफैक्ट जो है वो सराउंडिंग को डील करने में बहुत मदद करते हैं, बिकॉज ये हमें कहीं ना कहीं से एक प्रिपरेशन दे देते हैं, एक मेंटल प्रिपरेशन दे देते हैं कि हमने कैसे किस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं बेटा हम, जैसे कभी भी हम किसी नई सिचुएशन में जाते हैं, किसी नए कंट्री में जाते हैं, या किसी इनफैक्ट आप कहीं नई क्लास ज्वाइन करते हो जहाँ पे कि आपको टीचर के बारे में भी नहीं पता है, क्लासमेट के बारे में भी अभी आप नहीं जानते हो, तो वी आर लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। इनफैक्ट बीइंग अ टीचर मैं भी किसी नई क्लास में जाऊंगी जहाँ पे कि सभी स्टूडेंट्स मेरे अननोन होंगे, तो थोड़ी देर के लिए एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट रहता है। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली रेडी टू बिहेव, है ना? हमें पता नहीं कि कैसे यहाँ पे बिहेव करना हमें चाहिए। हमें अपने एक्सपेक्टेड जो आपके स्ट्रक्चर्स ब्रेन में होते हैं कि ओके ये जनरल सेटअप हमें यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे हमें इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, तो वो चीज़ मिसिंग होती है, वो प्रेडिक्टेबिलिटी मिसिंग होती है। किसी भी नए कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे उनकी टिकट्स अभी नहीं पता है आपको, वहाँ की सराउंडिंग्स नहीं पता है, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है बिकॉज वहाँ पे हम ऑलरेडी रेडली फॉर्म्ड एटीट्यूड को वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन विद इन अ वीक, है ना, और 10 डेज आपको स्लोली पता लगता है कि ओके कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे कंट्री के सेटअप में और इनके कंट्री के सेटअप में। तो आप अपने एटीट्यूड में कौन कौन से एटीट्यूड्स एज इट इज़ वहाँ पे रिलेट होते हैं, कहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस चाहिए, वो सब करने के बाद यू आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। और ये जो कंफर्ट है ना बेटा, ये आपका कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड आपको दे रहा है, बिकॉज एटीट्यूड आपको प्री डिस्पोजिशन दे देता है, आपको तैयारी दे देता है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एक्ट करना है, राइट? Now 6 is attitude can be communicated verbally, even non-verbally too. तो attitudes communicate definitely behavioral component है, हम इसको कर सकते हैं verbally बोल के भी कर सकते हैं और non-verbally हमारे facial expressions के साथ, है ना? किसी भी चीज़ को हम पसंद कर रहे हैं तो हम नॉड करेंगे, स्माइल करेंगे, और किसी चीज़ को हम ना पसंद कर रहे हैं तो जनरली हम अजीब सा जो है वो फेस वहाँ पे बनाएंगे, तो दूसरे को जल्दी ही समझ आ जाएगा कि हमें वो चीज़ जो है अच्छी नहीं लग रही है या हमारा उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, राइट? सो दीज आर द एक्चुअली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एटीट्यूड। और उसके बाद फिर एज पर आवर सिलेबस हमारा नेक्स्ट बात हम करेंगे, दैट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। सो कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में बेटा विल डिस्कस अबाउट कैब मॉडल, और 3 कंपोनेंट्स की बात होती है। अफेक्टिव कंपोनेंट, एटीट्यूड के अंदर 3 कंपोनेंट है। First is affective. Now it refers to positive or negative feeling towards a particular object. Affective का मतलब ही क्या होता है बेटा? Feelings, emotions, है ना? तो affective का मतलब कि किसी भी चीज़ को लेके हम कैसा फील करते हैं, पॉजिटिवली फील करते हैं या नेगेटिवली फील करते हैं, कैसे हमारे इमोशंस हैं। वो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल थिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अ पर्सन्स बीपी, ब्लड प्रेशर राइजेस व्हेनेवर ही रीड्स एनीथिंग अगेंस्ट हिज कंट्री, दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल, है ना? आप जब कभी भी अगर आई एम कैरिंग अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माई नेशन, और मुझे कभी भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं या आई कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ राइटिंग्स वेयर समथिंग इज रिटन अगेंस्ट माई कंट्री, तो जैसे ही मुझे ऐसे सुनने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? मेरा ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा। क्यों? और यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रही है कि एटीट्यूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका इमोशंस और अफेक्ट, और इसको लेके बहुत सारे मॉडल्स भी हैं, रिएक्टेंस थ्योरी भी है जो कि हम आगे जाके डील करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट, दैट मीन्स योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स आर ऑल्सो अटैच्ड एंड अ पार्ट ऑफ द इवेल्युएटिव कंपोनेंट, और इसके साथ ही आप रिलेट करते हुए, इवेल्युएट करते हुए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कुछ भी है उसके साथ रिलेटेड अपने एटीट्यूड फॉर्म करते हो। सेकेंड है बेटा कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निशन का मतलब होता है थॉट्स, है ना, परसेप्शंस, मेमोरी। नाउ इट रेफर्स टू थॉट्स, बिलीफ सिस्टम रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट। एज एग्जांपल, एन इंडिविजुअल्स थॉट अबाउट हिज कंट्रीमैन एंड एनेसेस्टर्स। तो आपके कैसे बिलीफ सिस्टम है, कैसे आपके थॉट्स हैं, कैसे आपकी मेमोरी है। यहाँ पे आप अपनी एग्जाम्पल फैमिली की दे सकते हो, एनेसेस्टर्स की दे सकते हो, है ना। अब चाहे आप अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ जितना मर्जी लड़ लीजिए, लेकिन कोई भी और व्यक्ति अगर उनके खिलाफ बात करता है तो वी रिएक्ट, है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स आवर फैमिली, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है
वो है आपका कॉग्निशंस का उनके साथ रिलेटेड, कि भाई ये तो वो लोग हैं, उनके साथ आपकी इतनी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, एंड इवन यू आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स ओनली। तो इस वजह से वो इतना स्ट्रांग है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो वहां पे आप रिएक्ट करते हैं, इमोशन को भी यहाँ पे ला सकते हैं। वी आर वेरी मच अटैच टू आवर फैमिली, खुद हम लड़ झगड़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम किसी से उनके बारे में उनके खिलाफ नहीं सुन सकते, है ना। तो दोनों कंपोनेंट यहाँ पे एग्जैक्टली आप बात कर सकते हो। पर क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेके भी इसको समझा सकते हो, और कभी जरूरत हो तो एक एग्जांपल लेके भी हम इन तीनों कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। ये दोनों कंपोनेंट बिल्कुल सीधे हैं बेटा, दैट इज योर अफेक्टिव कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट, दीज आर वेरी क्लियर, है ना, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और इनका जो पर्पस है वो बहुत सीधा है। किसी चीज को लेके या तो आप अच्छा सोच रहे होगे, आपका पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम होगा, आपके पास पॉजिटिव मेमोरीज होंगी, तो आपका ऑब्वियसली उसके साथ रिलेटेड पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। किसी भी चीज़ को लेके आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी, उनको देख के आपके पॉजिटिव इमोशंस होंगे। अपनी मदर को लेके आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, यू आर वेरी क्लोज टू योर मदर, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, तो ऑब्वियसली आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स योर मदर, राइट। अब तीसरा कंपोनेंट है बेटा कोनेटिव कंपोनेंट, ये थोड़ा सा खतरनाक है। Now it involves the behavioral readiness towards a particular object. तो behaviorally action tendencies, behaviorally कितना ready है आप उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, क्या आप पॉजिटिवली ही रेडी हैं, क्या पॉजिटिव ही एक्शंस ले रहे हैं। जनरली हम लेते हैं, जनरली लेते हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है वो कंट्रोवर्सी होती है, इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, और उसके भी बहुत सारे कारण हैं जिसको कि एक डिफरेंट हम हेडिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। तो पहले इसकी बात करें। नाउ दिस कंपोनेंट इन्फ्लुएंसेस बाय वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये कंपोनेंट तो आपका बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जो कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट भी हो सकते हैं या इन द लॉन्ग रन भी हो सकते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स एक्शन टेंडेंसीज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या है, आपके एक्शंस की बात आती है, आपके बिहेवियर की बात आती है। एक अच्छी एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक अ पर्सन मे राइट आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर अबाउट हिज लव फॉर मदरलैंड। तो अगर आप वेरी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक एटीट्यूड, तो ऑब्वियसली आप कभी भी अपने देश के बारे में बात करेंगे, सुनेंगे, आर्मी मैन के बारे में बात करेंगे, तो आपके अंदर जो है वो एक इंक्रीज जो है आपकी कह सकते हैं कि मोटिवेशनल अराउजल आपको फील होगी। आपको आपके थॉट प्रोसेसेस, आपके बिलीफ सिस्टम जो है वो कैसे आएंगे कि भाई आई रियली एडमायर माई मदरलैंड, है ना, तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और तैयार हूँ तो जब कभी भी मौका मिलेगा तो आप अपने देश के लिए डेफिनेटली छोटे से छोटा काम, कोई अच्छा आर्टिकल लिखना, अच्छे से जो है अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को अपने देश के प्रति जो है वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना, इस तरह की आप एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर कंपोनेंट्स ऑफ योर एटीट्यूड बेटा। और इन कंपोनेंट्स को इनफैक्ट जो है बच्चा हम एक मॉडल की फॉर्मेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये मॉडल आप बना सकते हो। लेट्स से कि यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि लेट्स से कि वी आर हैविंग एटीट्यूड रिगार्डिंग सम ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपका एटीट्यूड हो सकता है, किसी भी वस्तु के बारे में, समथिंग और सम पर्सन, ठीक है। और ये जो आपका एटीट्यूड आप कैरी करोगे, ये हमारा एटीट्यूड 3 एक्चुअली कंपोनेंट्स के साथ बनता है। और ये 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं जो अभी हमने डिस्कस करे हैं। इसमें आप बात कर सकते हो कॉग्निटिव कंपोनेंट की, ठीक है। कॉग्निटिव कंपोनेंट में हम क्या क्या बात कर सकते हैं, लेट्स से कि यार मेमोरी, राइट, देन परसेप्शन, राइट, देन थॉट्स, देन बिलीव्स, और हमारा सेकेंड हम लेट्स से कि यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा कोनेटिव कंपोनेंट। और अगर आप कैब मॉडल लिखेंगे, CAB लिखेंगे बेटा, तो फिर आप क्या करिएगा, कोनेटिव और यहाँ पे अफेक्टिव की बात कर लीजिएगा। और यहाँ पे जब आप कोनेटिव की बात कर रहे हैं तो इसको फिर आप इसको क्या कर लीजिएगा, क्योंकि कैब है तो राइट डाउन एज बिहेवियरल कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप बिहेवियरल कंपोनेंट के लिए बिहेवियरल यूज कर लीजिएगा।
बिकॉज आपके एरिया में जनरली कैप मॉडल बोला जाता है स्पेसिफिकली इन द लाइक दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। कोर साइकोलॉजी में वी हार्डली यूज दिस कंसेप्ट, लेकिन क्योंकि यूपीएससी में जनरली ये कंसेप्ट यूज हो रही है रिलेटिंग टू फोर्थ पेपर, तो आप कैप को रिलेट करते हुए कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल जो है वो आप बात कीजिएगा। सो बिहेवियरल मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, एक्शन टेंडेंसीज आ जाती हैं, राइट। और अफेक्टिव मॉडल में हम क्या करेंगे, अफेक्टिव कंपोनेंट में हमारा आ जाएगा फीलिंग्स एंड इमोशंस, राइट। तो इस तरह से आप एक कैप मॉडल प्रेजेंट कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप कोई भी मॉडल, कोई भी फ्लो चार्ट, कुछ भी बना रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर आपको उसको रेफर करना है। आप ऐसे नहीं बना के चले आ सकते कि हाँ जी जो पेपर चेक कर रहा है वो अपने आप ही देख लेगा कि मैंने कुछ तो बनाया है और ये क्या बनाया है। नो, दिस इज योर जॉब। अगर आप इसको लेके पूरे मार्क्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे हम इसको नीचे या ऊपर कहीं पे भी रेफर करेंगे, क्या कि कैप मॉडल रेफरिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या कैप मॉडल हम दिखा रहे हैं जहां पर कि हम एटीट्यूड के कंपोनेंट्स को शो कर रहे हैं, राइट। तो ये रहा हमारा बेटा कि हमारी एटीट्यूड की स्ट्रक्चर क्या है। अब इसमें आपको एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी आप उसको कर सकते हो, और अगर नहीं भी आता है तब कभी भी आपको जब कभी चीज़ों को स्ट्रक्चरली दिखाना है कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, या हमारी सिविल सर्वेंट की लाइफ के में जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके बेस में आपको कहीं ना कहीं एटीट्यूड को देना होगा। तो एटीट्यूड बने किस चीज़ से हैं, तो ये बातें हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट उसको शॉर्टन कर देंगे, राइट। पर अभी मुझे नहीं लगता कि आप इस कंडीशन में कि मैं मेरी बात को समझ पाएँ, तो पहले मैं फोकस कर रही हूँ सिर्फ बेसिक्स के साथ जो है उसकी मैं बात करूँ आपको, और बाद में फिर जब एक बार आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तब फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी वो कैसे हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज फर्स्ट आपका लेक्चर है तो थोड़ा छोटा रखेंगे इसको, आज थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करी है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, योर मेंटर एंड गाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच अगेन।